नमस्कार, मैं गणेश प्रजापति मीडिया प्लस न्यूज़ जयपुर से। आज हम आए हैं नगर पालिका बगरू सभापति महोदय मालूराम जी। मालूराम जी नमस्कार। नमस्कार। मालूराम जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने नगर पालिका का जो बजट था 5 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गए हैं, तो इसमें बजट का अपना कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से हो पाया है? देखो, बजट का तो जितना इसमें हमारी नगर पालिका की खुद की इनकम तो है नहीं। जो राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से जो स्कीम का पैसा मिलता है वो हम लोग खर्च करते हैं। कुछ पैसा वहाँ से तय हुआ क्या था, भाई ये नाली में खर्च होगा, ये सफाई में खर्च होगा, ये पानी में खर्च होगा, या जिस तरह से अलग अलग मद होते हैं बजट हेड के, उसमें वो काम होता है और उसको हमने उसी हिसाब से हम खर्च करते हैं। और लगभग मुझे एक्चुअल तो नहीं, लेकिन लगभग 15-20 करोड़ रुपए का काम मैंने 5 साल में। तो बजट का 100% यूटिलाइजेशन हो चुका है अपना जो 5 साल का? नहीं, बजट का नहीं हुआ। अभी पिछले साल भर से कुछ राजनीतिक कारणों से विवाद जनता की जो डेवलपमेंट के काम वो लग नहीं पा रहे हैं, और अभी हमारे पास कम से कम 10-15 करोड़ रुपए और फंड में है, वो किसी कारण से खर्च नहीं हो पा रहा है। अपने बगरू की जो पहचान है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं इसे इम्प्रूवमेंट और डेवलप करने के लिए? बगरू की पहचान जो यहाँ का हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है उसकी वजह से है, क्योंकि ये काम लोगों का पीढ़ियों से पुश्तनी काम है, और यहाँ करीबन 2000 परिवार अपने घरों में प्रिंटिंग का काम करते हैं। इसकी वजह से इसकी पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी पहचान है। और नगर पालिका की तरफ से तो ऐसा स्कीम कोई है नहीं जिसके बारे में कि टेक्सटाइल को हम कोई अलग से कोई प्रपोज करें। सरकार भी चाहती थी भाई इनको जो ये कुटीर उद्योग है जी, भाई इन लोगों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन वो हो नहीं पाया और वो मामला वापस कागजों में रह गया, वो नहीं मिला। तो आपके अनुसार जो हैंड ब्लॉक इंडस्ट्रीज है वो यहाँ से पलायन कर रही है बेसिक सुविधाओं के अभाव में? नहीं, पलायन तो नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह से डेवलप होनी चाहिए या जितने लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ सरकार की तरफ से अगर सामूहिक प्रयास किए जाएँ तो यहाँ से सरकार को भी काफ़ी रोज़गार भी मिलेंगे और सरकार को टैक्सेस भी खूब मिलेंगे। और जब पैसा, स्वाभाविक बात है कि जब बगरू में पैसा आएगा तो यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। इससे निकलने वाले कचरे का निस्तारण आप किस तरह से करवाते हैं? एक्चुअली इस उद्योग में कचरा वैसे निकलता नहीं है। नहीं, केमिकल ट्रीटेड जो केमिकल का काम बहुत कम है यहाँ जो ब्लॉक प्रिंटिंग होता है वो बिल्कुल नेचुरल कलर या काम आते हैं इसमें, और नेचुरल कलर और जो इसमें मिट्टी काम आती है वो नुकसान नहीं करती, वो तो खाद का काम करती है। कुछ फैक्ट्रियाँ ज़रूर अब सांगानेर से यहाँ शिफ्ट होगी जिसको स्किन की बोलते हैं, तो वो वैसे बगरू से बाहर हैं, वो अंदर शहर में तो नहीं है। हाँ, उनका पानी ज़रूर वो थोड़ा सा के केमिकल का पानी होता है, वो जहाँ जिस मिट्टी में जाता है वो नुकसान करता है। बाकी जो बगरू का जो ओरिजिनल जो ब्लॉक प्रिंटिंग है उसमें कोई केमिकल का पानी नहीं। उसके लिए जो वो इंडस्ट्रीज है उन्होंने अपना केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट कुछ लगा रखा है, या सरकार की तरफ से कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसकी वजह से जो संक्रमित पानी है वो आपके फ्रेश पानी को कंटामिनेट ना कर पाए या दूषित नहीं कर पाए? नहीं, अभी जो फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी, लेकिन कुछ फैक्ट्रियाँ लग गई, और उनका सरकार की तरफ से ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं यहाँ पे। और वो पानी है ना, जो ये नाले हमारे जैसे मान लो ये जो गंदा नाला बह के जाता है जिसमें शहर का पानी जाता है, उसी में वो लोग डाल देते हैं और आगे जाके वो जंगल में एक तरह से भरा रहता है पानी। भाई सरकार की तरफ से ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्लान लगा भी नहीं, ना कोई मुझे लग रहा है अभी कि निकट भविष्य में कोई लगने की योजना भी नहीं है। बगरू में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कमी है, तो उसे सुधार के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप सही फरमा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बगरू हाईवे पे बसा हुआ है और शहर हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ फ्लाईओवर की होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जो एक्सप्रेस बसें यहाँ रुकती नहीं है। कई बार हमने प्रयास किया, नीचे से बसें आई भी, सरकार ने प्रयास किया, लेकिन नीचे आते ही बस ट्रैफिक में फंस जाती है, तो आगे जाने वाले लोगों को आधे घंटा ख़राब हो जाता है, तो वो एक फिजिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में फ्लाईओवर के आगे प्रयास किया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ जगह नहीं है। हाईवे के आगे, हाईवे पे सारी ज़मीनें काश्तकारों की है, कोई सरकारी जगह नहीं है, और कोई भी काश्तकार अपनी ज़मीन सरकार को मुझे लगता नहीं है फ्री में देगा, और सरकार बस चलने के लिए पैसा देती नहीं है। इसलिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन नहीं पाया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कई बार जहाँ पुलिया का एंड होता है ना,
वहाँ बहुत सारे हादसे भी हो गए। मिला के अभी तक बजट में घोषणाएं भी हुई थी बस स्टैंड की बगरू की बनाने की, लेकिन वो अभी कागजी घोषणाएं हुआ कुछ नहीं उसमें अभी। लेकिन इस समस्या का ये बहुत आम समस्या है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, गंभीर समस्या है, तो इसका निस्तारण तो पहली प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे होना चाहिए हमेशा। आप इसके बारे में अपनी तरफ से क्या प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो किसी भी कस्बे के विकास के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी यहाँ आएगा, बाहर से लोग आएंगे तो सबके साथ अपनी गाड़ियाँ नहीं होती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ही करते हैं। हमने इसका प्रयास किया, सुझाव भी दिए, लेकिन हमारे सुझाव अधिकारियों ने माने नहीं। हमने ये कहा भाई जहाँ एक दो जगह मतलब फ्लाईओवर से पहले और आगे रोड साइड में ही कुछ थोड़ी बहुत जगह है मिट्टी विट्टी भरा के, उसमें अगर बसों को साइड में रुकवा दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसको फिजिबल नहीं माना। बोले साहब इतनी जगह में हम करेंगे नहीं, इसके लिए हमें पूरा जगह चाहिए, और वो जगह है नहीं। एक जगह ज़रूर है कि यहाँ बगरू से आगे गौशाला के पास, जो बगरू से करीबन 1.5 किलोमीटर पड़ता है शहर से, वहाँ ज़रूर जगह है, लेकिन वहाँ भी लोगों ने अतिक्रमण करके कब्जे कर रखे हैं, इसलिए वहाँ भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ तो कोई बहुत ही कड़ा निर्णय और एक तरह से प्रशासन मिलके प्रयास करे तो वहाँ जगह मिल सकती है इसके लिए। लेकिन जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप बता रहे हैं 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आम जनता के लिए फिर अप्रोचेबल कैसे रहा? क्योंकि वहाँ पे अगर आम आदमी जाएगा तो 1.5 किलोमीटर आना और जाना, उसे साधन की उपलब्धता तो प्रॉपर्ली नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये भी एक, इसीलिए थोड़ा सा उसमें हमने भी ज़्यादा वहाँ फोर्स नहीं किया, क्योंकि वहाँ इतनी दूर पैदल जाएगा तो वो 1 किलोमीटर जाने हैं तो आजकल तो लोग 10 मीटर भी नहीं चलते हैं, इसलिए वो जाना वहाँ, और फिर सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही सिचुएशन में उसके लिए हमने भी ज़्यादा अप्रोच नहीं किया, क्योंकि वो जगह वो तो मजबूरी की जगह है भाई, कहीं कुछ नहीं है तो वहीं बना दो, वो तो उसी हिसाब से उसका विचार किया जा रहा है। बाकी प्रॉपर जगह नहीं है वो बनाने के लिए, क्योंकि इतनी दूर कोई जाएगा नहीं, लेकिन अब कुछ जगह ही नहीं है तो फिर और किया जा सकता है, इसलिए उस पर विचार किया गया था। और वो नहीं बनने का कारण भी यही है कि कुछ लोगों ने कहा साहब इतनी दूर कहाँ जाएंगे, औरतें कहाँ जाएगी, अकेली औरत कहीं जा रही है बस में बैठने, या बच्चे जा रहे हैं तो वो वहाँ जा नहीं पाएंगे, इसलिए वो मामला एक तरह से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुछ वार्डों में नगर पालिका का बहुत ज़्यादा फोकस है और कुछ वार्ड अछूते हैं, तो इस असमानता का कुछ आधार आप बता सकते हैं? जैसे कि साफ़ सफाई हो, लाइटिंग हो, जो नगर पालिका के बेसिक काम कार्य क्षेत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो, नगर पालिका 2 भागों में बटा हुआ है, एक शहरी एक ग्रामीण। शहरी जो एरिया है उसमें सफाई पे ज़्यादा फोकस रहता है जी, और ग्रामीण में कम रहता है जी। उसका कारण है वहाँ सड़कें नहीं है, कच्ची ज़मीन है, सफाई वहाँ भी होती है जी। और किसी कारण से ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और जो निर्माण कार्य हुए हैं वो मेरे टाइम में तो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि शहर में पहले हो गए थे तो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा हुए हैं। और लाइटें भी करीब जो स्ट्रीट लाइट है वो सब जगह लगी हुई है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं भाई किसी वार्ड में ज़्यादा फोकस दिया और किसी में कम हुआ, ऐसा मेरे हिसाब से तो है नहीं। है तो केवल प्राकृतिक उसके हिसाब से है भाई, जो ग्रामीण एरिया है वहाँ सफाई के कर्मचारी डेली नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ कच्ची ज़मीन है तो कच्ची में रोज़ निकालते नहीं है। शहर में मार्केट है, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो यहाँ रोज़ झाड़ू निकालता है। तो इसका ये कोई किसी भेदभाव के कारण नहीं है ऐसा, ये तो केवल परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा हो रहा है। जनता जानना चाहेगी कि आपके 5 साल के जो कार्यक्षेत्र है, आपने जो कार्य किया, उसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या रही? देखो, मुख्य उपलब्धियाँ मेरे टाइम में पहले बगरू में थोड़ा बहुत भी बरसात के टाइम में हल्की सी बरसात या बहुत कम बारिश आने के बाद भी शहर में पानी भर जाता था। उस वक्त बगरू के जो नाले थे आउटर निकालने के, उस बहुत सारे गंदे थे और मतलब बहुत ही बड़े पड़े थे। मैंने आते ही उन नालों को साफ़ करवाया। और जैसे पाल वाला बालाजी है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरता था, इसमें हमने बड़े बॉक्स डाले जी। और एक मुख्य रोड बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, तो एक बगरू अजमेर रोड से पावर हाउस के पीछे से बालाजी तक एक रोड जो करीबन मुझे लग रहा है कि 15 साल से बहुत छीन अवस्था में था, उसको किसी ने बनाया नहीं। मैंने आते ही उसको देखा भाई, इसको बना के मुख्य रास्ते का दबाव कम करके बड़ी बसें वहाँ से निकल जा सकती है। वो हमने बहुत ही अच्छी रोड बनाई और उसकी वजह से वहाँ आज भी इस मेन रोड पर दबाव कम रहता है, सारी जो भारी वाहन होते हैं वो उधर से जाते हैं। इसके अलावा जो नालियाँ भी, कई नालियाँ भी बहुत ज़्यादा पानी बरसात के टाइम में जगह जगह पानी भरता था, नालियों की पानी की निकासी नहीं थी, उसको भी हमने प्रायोरिटी पे लेके उसकी निकासी करवाई। इसके साथ ही बगरू से जो निकलने वाले रास्ते हैं वो सारे रास्ते टूटे हुए थे, उनमें बहुत सारी झाड़ियाँ थी, तो वहाँ
अकेले स्टूडेंट्स बच्चे वगैरह जाने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने अभियान चला के सारे रास्ते जो उन पर झाड़ियाँ लगी हुई थी उनको सारे रास्तों को क्लियर करवाया, उनके पास में जो मलबा वगैरह पड़ा हुआ था उसको साफ़ करवाया, और इससे एक तरह से जो बाहरी शहर में आने वाले जो पब्लिक थी उसको बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। और मुख्यमंत्री बजट घोषणा जो अभी अशोक गहलोत जी के टाइम में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में हमें 8 करोड़ रुपए मिले रोडों के लिए। उसमें हमने जो मुख्य रास्ते थे उनको बहुत ही अच्छा, हमने जो टूटे हुए थे उनको बिल्कुल अच्छा उन प्रायोरिटी पे उनको बनवाया, जिससे कि बगरू में आने वाले लोगों को एक अच्छा आने जाने के लिए उनको अच्छी रोड्स मिली। और रही बात पानी की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ, उसके लिए भी बिशनपुर का पानी हमारे जो विधायक थी गंगा देवी, उनके टाइम में उन्होंने काफ़ी प्रयास करके पूरे बगरू को नहीं मिला अभी पानी, लेकिन जितने आधे बगरू को पानी अभी बिशनपुर का मिल रहा है। और अभी भी जो अभी वर्तमान सरकार में जो जलदाय मंत्री है उन्होंने भी प्रयास करके हमारे को करीबन बगरू को करीबन 65 करोड़ रुपए की स्कीम बना के उन्होंने सैंक्शन करवा दी, उसके टेंडर भी हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 साल बाद में बगरू में पानी की समस्या नहीं रहेगी, पूरे बगरू को पानी, शहर और ढाणियों को सबको बिशनपुर का पानी मिलेगा और बिल्कुल अच्छा पानी मिलेगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या सुनने में आता है कि बगरू नगर पालिका क्षेत्र में कई अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? बगरू नगर पालिका की स्थिति है कि हमारा आबादी क्षेत्र हमारे अंडर में आता है। जेडी रीजन होने की वजह से एग्रीकल्चर और जो दूसरी ज़मीनें हैं वो सारी जेडी के नाम है, तो हम उनमें सीधा इंटरवेंट नहीं कर सकते। हमें, आप सही कह रहे हो कि बहुत सारे अवैध अतिक्रमण लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, सरकारी ज़मीन पे बहुत सारे कब्जे हो रखे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम उनको सीधा इंटरफेयर नहीं करते। अगर सीधा इंटरफेयर करते हैं तो हमारी शिकायत करते हैं, साहब ये तो ज़मीन इनकी ही नहीं, कैसे तोड़ रहे हैं। और फिर उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल नेता बीच में आ जाते हैं, और कुछ लोग ये भी तो चाहते हैं कि यार इनके टाइम में कोई अच्छा काम नहीं हो, तो ये भी एक रीज़न रहता है। जब सरकार नहीं होती है या होती है तो हर लोग रहता है। मुख्य कारण ये है कि हमारी आबादी क्षेत्र में हम सीधा कर सकते हैं, हमारे बगरू के आसपास एग्रीकल्चर की हमारे पास पावर है नहीं पट्टे देने के, तो अव्यवस्थित रूप से कॉलोनियाँ बस रही है, उनमें नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं है। जेडीए से पट्टे मिलते हैं, जेडीए उनको पट्टे दे नहीं रहा है, इसलिए नगर पालिका तो चाहते हुए भी ऐसा है कि हम लोग व्यवस्थित बसावट कराएं, लेकिन क्योंकि अभी ये सरकारी आदेश है तो इसकी हम अवहेलना कैसे करें। इस वजह से आप सही कह रहे हो कि बगरू में अव्यवस्थित कॉलोनियाँ बसी हुई है, अतिक्रमण भी बहुत हो रखे हैं। उसका रीज़न तो सिर्फ प्रशासनिक की जो स्थितियाँ वही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।